चलिए सभी लोगों को नमस्ते। और सभी लोग एक बार मेरे भाई जुड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि विज्ञान, जैसा कि मेरे भाई आपको सभी एग्जाम में आपके लिए ये काम का होगा, और उसमें भी खास करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हम बात करते हैं तो ये तो हर एक एग्जाम में आपका आता ही आता है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेरे भाई आपको एकदम पूरी तरीके से आना चाहिए। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं, आप असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करते हैं, टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं, अगर आप मेरे भाई आरआरबी जेई की तैयारी करते हैं, एनटीपीसी की तैयारी करते हैं जिसकी वैकेंसी अभी जस्ट मेरे भाई नोटिफिकेशन आ चुका है, और उसके बाद बीपीएससी टीआरई 3.4.0 की तैयारी करते हैं, आप सभी लोगों के लिए मेरे भाई विज्ञान साइंस के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। और कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वही क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे मेरे भाई, जो ओरिजिनल क्वेश्चंस आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के पहले क्वेश्चन से हम बात करेंगे मेरे भाई। और इसमें सारे तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, सभी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास है मेरे भाई। क्योंकि मेरे भाई एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चंस आसानी एग्जाम में आता है, लेकिन आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो आप मेरे भाई कॉन्फिडेंट के साथ आप सही कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी बेहतर नहीं है तो वहां पर मामला फंसता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं मेरे भाई, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हो तो आपको एकदम दिलो जान से मेहनत करना है, और दिलो जान से मेरे भाई एक एक क्वेश्चंस को सीखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सीखा हुआ ही आपके काम आएंगे। तो मेरे भाई आप सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मेरी आवाज जा रही होगी। और मैं चाहता हूं मेरे भाई कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो क्लासेस आपकी चलेगी, ये लगातार आपके 6:30 बजे से हम लगातार आपकी क्लासेस लेंगे। और आप सभी लोग जुड़ करके मेरे भाई साइंस के क्वेश्चंस को हमारे साथ करिए। सर आप सिर्फ भाइयों को पढ़ाते हैं, बहन नहीं मेरे भाई, सभी भाई बहन सभी लोग हैं शामिल, मेरे सभी लोगों को पढ़ाते हैं। आप सिर्फ भाई पे ही नहीं है, भाई बहन सभी लोग हमारे हमसे पढ़ते हैं और सभी लोग जुड़ते हैं और सभी लोगों को फायदा होता है। और यहां तक कि आप देख रहे होंगे कि जो भी एग्जाम में साइंस हम पढ़ाए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिला है। ये हम नहीं कहते हैं, ये आप ही लोग के भाई बहन जो भी हैं वो आपके साथी लोग ही कहते हैं, क्योंकि आप देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे डिट्टो आता है। हम तो कहते हैं कि आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। एग्जाम तो कोई नहीं है, एग्जाम सभी एग्जाम आप निकाल सकते हैं, आपके अंदर मेरे भाई शिद्दत और आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। अगर शिद्दत और पैसेंस दोनों है तो ये बात श्योर मानिए मेरे भाई, आपको डेविएट नहीं होना है। पूरा दो चीज याद रखना है, एक तो मेरे भाई आपको जुनून होना चाहिए आपके अंदर, और दूसरा आपके अंदर मेरे भाई आपका एक शिद्दत जो होता है जिसके हिसाब से हम कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर, और आपका वो लक्ष्य दिखना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में हमको कहते हैं, हम कह सकते हैं मेरे भाई कि आपके एग्जाम आपसे निकल जाएंगे, लेकिन लगातार आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिलो जान से मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं मेरे भाई, हम फिर से आपके सामने आ चुके हैं। अगर आप मेरे भाई किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देना चाहता हूं मेरे भाई कि इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको एकदम मेरे भाई पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को एक बार बच्चे से कर लोगे तो जाहिर सी बात है मेरे भाई आपके एग्जाम बेहतर होंगे। कम से कम इतना लगेगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमारा हर एक क्वेश्चन हमारा बना हुआ है, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटा है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का, और मेरे भाई देखते हैं यहां पर जो क्वेश्चन हमारा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। मैथ साइंस 6 to 8 में आई हैव स्कोर्ड 35 इन साइंस 34 इन मैथ। देखिए यहां पर अभिषेक सपना अभिषेक जी कह रहे हैं कि 6 to 8 9 10 का जो 6 to 8 का जो एग्जाम हुआ उसमें मैं साइंस में स्कोर किए हैं 35 नंबर। 40 में 35 नंबर आप स्कोर किए हैं तो आप अच्छे स्कोर में है मेरे भाई। 35 नंबर कम नहीं होता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 40 में 40 क्वेश्चन आपका देखा हुआ था। आपसे अगर गलती हुआ होगा तो वो आपका बस और बस आपका सिल्ली मिस्टेक होगा, और बहुत बड़ा गलती नहीं होगा कि आपको नहीं आता होगा। आप आते हुए क्वेश्चंस को गलती किए होंगे, ये बात हम सभी को पता है मेरे भाई, क्योंकि पता है कि एग्जाम का प्रेशर कुछ अलग लेवल का होता है। और जब आदमी एग्जाम में बैठता है तो उस समय दिमाग में हजारों तरह की चीजें आती है, और उस समय अपने आप को काबू नहीं कर जाने की वजह से लोग सिल्ली मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से मेरे भाई उनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका 35 मार्क्स है तो ऑन एन एवरेज आप ये कह सकते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, उसके लिए आपको सोचना नहीं है। हाँ, सिल्ली मिस्टेक की वजह से ही लोग फंसते हैं, और जो भी क्वेश्चंस गलत हुआ होगा वो सिल्ली मिस्टेक के कारण ही होगा। ये बात मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि लगातार हम लोग आपके बीच में ही रहते हैं, हमको पता है कि लोग कहां गलती किए होंगे। तो चलते हैं मेरे भाई, शुरुआत करते हैं। आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस होंगे इसको हम लोग बहुत ही प्यार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और ये क्लासेस मेरे भाई डेली आपको 6:30 बजे हम लाइव आएंगे और डेली आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम कराएंगे।
हमारे पास मेरे भाई यहां पर 40 को क्वेश्चंस हमने लिया है, एनसीईआरटी के ये 40 क्वेश्चंस आपके सामने में है, 40 क्वेश्चंस मेरे भाई यहां पर है, और ये 40 क्वेश्चंस अब ये हम कराएंगे आपको, और लगातार ये क्लासेस चलेगी, और लगातार ये 40 क्वेश्चंस का ये आपका सीरीज है, और 40 क्वेश्चंस मेरे भाई हम आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर हम डलवा देंगे, आपको ये 40 क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मेरे भाई हमारी थ्योरी की क्लासेस जो है वो भी हमारे लॉन्च हुई है। साउंड तो ठीक है, हेलो 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 हेलो, चेक करिए तो है क्या हुआ मेरे भाई। एक बात ध्यान रखना है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसमें 40 क्वेश्चंस हमने लिया है, और ये 40 क्वेश्चन अपने आप में क्या है मेरे भाई, तो अच्छे क्वेश्चंस हैं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं मेरे भाई कि एक चीज आपको ध्यान रखना, जो लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, या फिर मेरे भाई जो लोग रेलवे की तैयारी करते हैं, या किसी एग्जाम के, या फिर आने वाले कहीं पर भी किसी एग्जाम में साइंस अगर पूछे जाएंगे मेरे भाई, तो उनके लिए साइंस के लिए खास करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का एक सुनहरा सा ऑप्शन है मेरे भाई, कि अपने थ्योरी वाले पोर्शंस को आप कंप्लीट रूप से मेरे भाई बैलेंस अपने हाथ में कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ही अलग है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हम आपको पढ़ाएंगे, और जो चीज आपको पढ़ाएंगे एक एक लाइन आपको मेरे भाई आपके दिमाग में चलता चला जाएगा। तो ये क्लासेस हमने आपको दिया है, बीपीएससी शिक्षक 4.0 के लिए मैंने क्लासेस लॉन्च किया मेरे भाई, और बहुत ही मिनिमम फीस में, दुनिया इतने मिनिमम फीस में कोई नहीं पढ़ा सकता फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। और सबसे बड़ी बात है मेरे भाई कि एक अच्छे कंटेंट की जहां जरूरत होती है वहां पर हमेशा बिलीव करके, विश्वास करके, देख करके, पढ़ करके, हर चीज सोच करके मेरे भाई जुड़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट में, मेरे क्वालिटी में अगर मेरे भाई ताकत है, तो आप मेरे साथ जुड़िए। हम कोशिश करेंगे मेरे भाई, चाहे आपका लेवल क्या हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम सभी के लेवल को 0 लेवल में लेकर के चलते हैं। हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका लेवल बहुत नीचे है, और हमारा कोशिश रहता है मेरे भाई कि इस नीचे वाले लेवल को हम इतने ऊपर तक लेके चले जाएं, ताकि मेरे बच्चे जिनका भी उस लेवल में तैयारी है उनकी सिलेक्शंस कंफर्म होगी। तो मेरे भाई शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर दे रखा है, उष्माधारिता की बात करते हैं। अब देखो यहां पर रटने रटाने वाली बात नहीं है, दो तरह का टर्म हमारा आता है, और दोनों टर्म में आपको यहां पर समझना पड़ेगा। सबसे पहला टर्म अगर हम बात करें मेरे भाई, तो यहां पर हम उष्माधारिता की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान काम है, पहले आप चीज को समझने की कोशिश कीजिए, और यही सब चीज तो हमारे यहां पर काम का है। तो मेरे भाई यहां पर उष्माधारिता की अगर हम बात करते हैं, तो इस उष्माधारिता को अगर इंग्लिश में अगर बोल दिया जाए, तो इसको हम लोग हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। ये बात मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, और ये कंप्लीट एनसीईआरटी के ओरिजिनल क्वेश्चंस है, इसलिए ओरिजिनल क्वेश्चंस को करना एकदम नहीं भूलिए। और आपको एक बेहतरीन सेशन मेरे भाई ने मैंने प्रोवाइड किया है, और इसके पीडीएफ भी मेरे भाई आपको टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, सबका टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई उष्माधारिता की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम हीट कैपेसिटी कह दिए मेरे भाई, आपको यह बताना पड़ेगा कि हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है, इनके बारे में आपको जानना होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस हीट कैपेसिटी की हम बात करते हैं, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई, तो एक लाइन में आप जान लीजिए, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल सी का ही इस्तेमाल हम लोग करते हैं, कैपिटल सी का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। और मेरे भाई हीट कैपेसिटी के सेंस में एक फॉर्मूला हमारा डेवलप करता है, और वह फॉर्मूला हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो यहां पर हम कहेंगे, यहां पर सी डेल्टा टी हमारा होता है। और सी डेल्टा टी ये वाला फॉर्मूला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा यहां पर मेरे भाई, ये एम एस डेल्टा टी भी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन यहां जो एस होता है ये उष्माधारिता नहीं है, ये विशिष्ट उष्माधारिता है। टर्म को समझिए, ये उष्माधारिता नहीं है, ये विशिष्ट उष्माधारिता है, लेकिन ये उष्माधारिता है मेरे भाई। तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि उष्माधारिता का फॉर्मूला ये होगा, विशिष्ट उष्माधारिता का फॉर्मूला ये होगा। तो मेरे भाई उष्माधारिता की बात करेगा तो उष्माधारिता के फॉर्मूला को हम लोग फॉलो करेंगे, इसलिए हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। और यहां पर जो टर्म आपको सी का दे रखा है, और अगर इस सी की अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग उष्माधारिता कहेंगे। एक बात तो मेरे भाई क्लियर हो गया कि ये हमारा सी जो है यहां पर उष्माधारिता है, और हमें यह पता चल गया कि इस उष्माधारिता का फॉर्मूला भी हमें पता चल गया कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो Q बराबर हमारा क्या होगा, कि यहां पर C डेल्टा T होगा। जहां पर अगर Q की बात करते हैं मेरे भाई, ये उष्मा को बताता है, और उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, और इसका यूनिट जूल में होता है। यह बात आपको मेरे भाई ध्यान रखना है कि उष्मा है, उष्मा का यूनिट जूल में होगा, यह बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई उष्मा एक प्रकार का हमारा ऊर्जा माना जाता है। अब यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, ये तापमान में अंतर होता है। और एक चीज आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कि जब कभी भी आपके सामने में तापमान में अंतर की बात आती है, तो एक लाइन
लाइन में आप जान लीजिए कि तापमान में जो अंतर आता है उस तापमान के अंतर को हम डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में लिख सकते हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन में दिमाग में घुसा लीजिए, अगर तापमान में कहीं अंतर दे रखा है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड कहिए कि केल्विन कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होगा। इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना पड़ेगा। तो तापमान में अंतर अगर आपको दे रखा है और इस तापमान में अंतर का अगर एसआई मात्रक की अगर बात करेगा मेरे भाई, तो कहेंगे तापमान में अंतर का एसआई मात्रक हम लोग केल्विन में लेंगे या फिर हम कहेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में लेगा। सीजीएस मात्रक हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, लेकिन तापमान में जो अंतर होता है मेरे भाई यहां पर केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपस में बराबर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। लेकिन मेरे भाई हम लोग यहां पर यूज करेंगे, हमको चूंकि सी चाहिए, हमको उष्माधारिता का क्या चाहिए मेरे भाई, तो बीमीय सूत्र चाहिए। हमें क्या चाहिए मेरे भाई, तो इसका डायमेंशंस चाहिए। मेरे भाई दुनिया में जितने भी आप यहां पर फिजिकल क्वांटिटी देखते होंगे, जितने भी भौतिक राशि आप देखते हैं जिसको आप माप सकते हैं, जिसका आप यूनिट लिख सकते हैं मेरे भाई, तो उसका बीमा भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको यूनिट पता है तो आप बीमा लिख लेंगे, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट लिखेंगे, अगर यूनिट पता है तो आप उसके बीमा लिख लेंगे मेरे भाई। तो यहां पर फॉर्मूला हमें पता चल गया, क्या हम इसमें मेरे भाई इस सी का हम यूनिट निकाल सकते हैं। जब तक मेरे भाई फॉर्मूला पता नहीं होगा तो यूनिट नहीं निकलेगा, अगर यूनिट नहीं पता है तो बीमा नहीं निकलेगा। इसका मतलब सबसे पहला काम है मेरे भाई फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो उष्माधारिता के लिए हमारा फॉर्मूला ये होगा, जहां हमारा सी क्या, तो यहां पर उष्माधारिता को हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसी का बीमीय सूत्र पूछा गया है। तो हम कहेंगे मेरे भाई इस फॉर्मूला से अगर हम सी को बाहर करेंगे, तो जब सी को बाहर करेंगे मेरे भाई तो क्यू अपन में क्या लिख देंगे, तो कहेंगे क्यू अपन में यहां पर हम लोग डायरेक्ट कहेंगे क्यू अपन में यहां पर डेल्टा टी हमारा हो जाएगा। और डेल्टा टी बोलिए कि मेरे भाई आपको मन करता है तो इस डेल्टा टी के जगह पर मेरे भाई डीटी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों एक ही चीज है, तापमान में अंतर को दिखाता है। और फॉर्मूला में अगर डेल्टा टी हमने लिया है तो यहां भी हम डेल्टा टी ही मेंशन करेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मामला क्या है मेरे भाई, तो हम लोगों को यहां ध्यान रखना है, ये क्यू क्या है, तो कहेंगे क्यू हमारा उष्मा है और उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है और ऊर्जा का यूनिट क्या करेंगे, तो हम लोग जूल रखेंगे मेरे भाई। और तापमान में अंतर की जब कभी भी बात होती है तो तापमान में अंतर को हम लोग यहां पर केल्विन भी कह सकते हैं और तापमान में अंतर को डिग्री सेंटीग्रेड भी करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तापमान में अंतर होना चाहिए मेरे भाई, अगर अंतर है तो ये दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड दोनों चलेगा। तो मेरे भाई जब हमें यूनिट पता चल गया, इस विशिष्ट इस उष्माधारिता का यूनिट जूल पर केल्विन हो गया, और ये कैसा यूनिट है मेरे भाई, तो हम लोग यहां पर गर्व से कह सकते हैं ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जिसको हम लोग एसआई यूनिट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहां पर मामला यह है कि चलो सर मैंने यहां पर इसका एसआई यूनिट मैंने लिख लिया, लेकिन मुझे सर बीमा लिखने के लिए सिखा दो, और ये बीमा ही पूछा गया है। तो मेरे भाई जब कभी भी हम लोग बीमा लिखते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि बीमा लिखने के लिए जिसका भी आप बीमा लिखेंगे उसको पहले आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो अगर आप जिसका भी बीमा लिखेंगे मेरे भाई उसको ब्रैकेट में बंद करिए। आप यहां पर बीमा किसका लिखना चाह रहे हैं, तो आप सी का लिखना चाह रहे हैं, इसको ब्रैकेट में आप यहां पर बंद कर दीजिए। और ब्रैकेट यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि आप उसके बीमा को लिखने जा रहे हो। लेकिन किसके बीमा को लिख रहे हो मेरे भाई, तो याद रखना हम यहां पर उष्माधारिता के बीमा को लिख रहे हैं, क्योंकि उष्माधारिता का बीमा चाहिए। और जिसका भी बीमा लिखेंगे मेरे भाई उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जिसका भी बीमा लिखेंगे उसके यूनिट पर हमारा नजर होना चाहिए। तो मेरे भाई अगर इसके यूनिट पर अगर नजर है, इसको जानने से पहले एक बात हम और बता देना चाहते हैं आपको मेरे भाई निडर होकर के 2-3 बात आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज है क्या मेरे भाई, तो एक चीज याद रखना पड़ेगा कि कोई भी ऊर्जा की अगर बात होती है, उस ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो ऊर्जा का यूनिट हमारा क्या होता है, कहेंगे ऊर्जा का यूनिट हमारा जूल होगा। और इस जूल का जो बीमा होगा मेरे भाई क्या होगा, तो डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा mL² T⁻² होगा। ये आपको मेरे भाई डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। जहां भी जूल दिख गया उसका डायरेक्शन डायरेक्ट हम यहां पर बीमा को याद रखेंगे, क्योंकि मेरे भाई झोल झाल में नहीं फंसना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमेशा यूज होता है। दूसरी तरीके से मेरे भाई अगर कहीं पर भी कोई भी बल की बात होती है तो बल का यूनिट हमारा न्यूटन होता है, और हम कहेंगे इसके लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं डायमेंशंस का, mL² हमारा T का पावर यहां पर -2 बन के आता है, सॉरी mLT का पावर -2 हमारा ये बन करके आता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर mLT का पावर -2 होगा। तो एक तरफ मेरे भाई ऊर्जा है, एक तरफ आपका बल है, ये सब चीज आपको याद रखना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस भी परिस्थिति में जैसे भी याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप याद रखते हो तो इसका फायदा मेरे भाई यहां आपको दिखेगा। हमको इसका बीमा चाहिए, हम इसके यूनिट को देख रहे हैं, जब जूल दिख रहे हैं मेरे भाई, तो जूल को देख करके ये वाला बीमा याद आ रहा है, तो हम कहेंगे डायरेक्ट सर इस फार्मूला में जैसे लिखा हुआ उसी के ऑर्डर में हम क्या करेंगे, तो यहां पर इसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे, और सबसे ऊपर में हम mL² T⁻² लिखेंगे, चूंकि जूल के लिए मैंने लिखा है mL² T⁻² लिख देंगे। और नीचे में मेरे भाई क्या लिखा हुआ, तो कहेंगे केल्विन। और आपको पता होना चाहिए कि केल्विन को हम लोग केल्विन ही मेंशन करते हैं, इसलिए नीचे में हमारा यहां पर केल्विन रह जाएगा। और मेरे भाई जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमारा
हमारा क्या बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ml स्क्वायर और t का पावर -2 और फिर हमारा k का पावर यहां पर -1 होगा, क्योंकि k अगर ऊपर जाएगा तो k का पावर -1 हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारे पास जो डायमेंशंस यहां पर आ गए मेरे भाई, वो डायमेंशंस हमारा क्या आ गए, कहेंगे ml स्क्वायर t का पावर -2 और k का पावर -1। आप देख लीजिए मेरे भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मेरे भाई आपको लास्ट ऑप्शन सी नंबर आपको दिख रहा होगा, यही इस क्वेश्चन के राइट आंसर्स हो जाएंगे। तो मेरे भाई एक एक चीज आपको समझना पड़ेगा। तो ये तो चलो मेरे भाई उष्माधारिता की बात होगी, कोई दिक्कत नहीं है, उष्माधारिता के बारे में मैंने यहां पर बता दिया। सर इस बैच में न्यूमेरिकल भी करवाइएगा, अच्छा न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी करा देंगे, इसलिए टेंशन मुक्त रहिए। अरे न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, अगर मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल क्या है, थ्योरेटिकल क्या मेरे भाई, आपके जहन में सब कुछ घुसा देंगे, क्योंकि उसकी काबिलियत भी रखते हैं मेरे भाई। अगर आपके सामने आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, ये सोच करके आते हैं मेरे भाई कि जो भी पढ़ाएंगे बच्चे को बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही क्रिस्टल पढ़ाएंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बशर्ते कि मेरे भाई ये क्लासेस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम आपको डेली बेसिस पर देंगे और आपको डेली बेसिस पर अभी लाइव आना है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं मेरे भाई, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर एक टर्म और होता जिसको हम लोग विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं, नोट करके लिख लो मेरे भाई, चूंकि ये सारे के सारे चीज काम का होता है, हम इसीलिए कहना चाहते हैं मेरे भाई कि एक एक टर्म अगर हम लोग सीखेंगे तो यहां से क्वेश्चन हमारा बन करके आता है। तो यहां पर मेरे भाई हम विशिष्ट उष्माधारिता की बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो विशिष्ट उष्माधारिता की बात करेंगे। अब मेरे भाई एक कंसेप्ट यहां पर और आता है जिसकी हम बात करते हैं। अभी तक तो आप उष्माधारिता जानते थे, लेकिन मेरे भाई अब विशिष्ट लग गया, और किसी भी चीज में अगर विशिष्ट लग जाता है और किसी भी चीज को अगर विशिष्ट बनाना होता है मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना। दूसरी बात यह समझना है कि विशिष्ट उष्माधारिता को ऐसे से दिखाते हैं, और किसी को भी अगर मेरे भाई विशिष्ट अगर बनाना होता है तो याद रखना कि इस उष्माधारिता को हमने विशिष्ट बनाया है, तो इस उष्माधारिता की अगर हम बात करेंगे जिसको सी से दिखाते हैं, उस उष्माधारिता में मास से डिवाइड कर देंगे तो वही जो बनेगा, वही जो निकल करके आएगा, उसी को विशिष्ट उष्माधारिता के नाम से हम लोग जानते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई अगर यहां पर उष्माधारिता है, अगर इसको विशिष्ट अगर बनाना तो किससे डिवाइड करना, तो द्रव्यमान से डिवाइड करना है, और आप कहेंगे जो निकल करके आएगा उसी को विशिष्ट उष्माधारिता कहते हैं। और याद रखना मेरे भाई, विशिष्ट उष्माधारिता कहने का मतलब है उष्मा अवशोषण करने की क्षमता को बताता है। और आपको पता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ है, चाहे ठोस है, द्रव है, गैस है, सभी पदार्थों का अपना अपना विशिष्ट उष्मा होता है। जिसका विशिष्ट उष्मा ज्यादा होगा उसमें उष्मा अवशोषण करने की क्षमता ज्यादा होगी, जिसका विशिष्ट उष्मा का मान कम होगा उसमें उष्मा अवशोषण करने की क्षमता कम होती है। तो सबसे अधिक अगर उष्मा अवशोषण करने की क्षमता किसी पदार्थ में होता है तो याद रखना मेरे भाई, वो हमारे आमने सामने, हमारे नजर के सामने हमेशा रहता है, जिसको हम पानी कहते हैं। और पानी के विशिष्ट उष्माधारिता आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है, यानी कि 4200 जूल पर केजी केल्विन होता है, बहुत ज्यादा होता है। अगर कैलोरी में कहिएगा तो आप कहिएगा विशिष्ट उष्माधारिता कैलोरी में कितना, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो मेरे भाई ये सब डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, हर एक चीज आपके एग्जाम में रिलेट करके पूछता है। अब मेरे भाई ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं, इस क्वेश्चन के हम चाहते हैं मेरे भाई कि आप सभी लोग एक बार आंसर करके बता दीजिए। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर करते हैं। मेरे भाई आप सभी लोग करा दीजिए, आपके पढ़ने के कारण ही मेरा बीपीएससी ड्रीम में 85+ नंबर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल मेरे भाई, हम तो कहते ही थे सब लोगों को कि लगातार मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम बने रहेंगे और एक एक चीज का ऑपरेशन करके बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हम आपको पढ़ाएंगे। मेरे भाई हम हमेशा जिक्र करते थे, जहां जहां क्वेश्चंस बनने की बात आती थी हम हमेशा फोकस कराते थे। आप सिर्फ मेरा वीडियो वॉच करते रहिए, चाहे वो थ्योरेटिकल वीडियो हो, चाहे वो मेरे भाई वो न्यूमेरिकल वीडियो हो, चाहे वो हमारा कैलकुलेटिव कोई भी वीडियो अगर हम क्वेश्चंस के माध्यम से अगर करा रहे हैं, सारे वीडियो को सिर्फ आप वॉच करिए, सारा वीडियो को आप फॉलो करिए। मेरे भाई साइंस में आप इतना अच्छा स्कोर करोगे कि आपको बिलीव नहीं होगा कि मेरा साइंस इतना वीक था और हम इतने अच्छे कर गए, क्योंकि मेरे भाई आपको हमेशा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चंस के आंसर्स की, और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। यहां धातु की बात कही गई है, तो एक बात मेरे भाई ध्यान रखना कि धातु भी होता और धातु भी होता और उपधातु भी होता। हम लोग जानते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व होते हैं और इसमें धातु की भी बात होती है, जिसको हम लोग मेटल कहते हैं। और इस धातु की विद्युत चालकता की बात कही गई है मेरे भाई। अगर इस विद्युत चालकता की अगर बात कही गई है, जिसको इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, विद्युत चालकता को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं मेरे भाई। यहां पर चालकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो एक टर्म होता है मेरे भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का, जिसको विद्युत चालकत्व कहते हैं, वो अलग चीज है, और यहां विद्युत चालकता होता है। चलो मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूं, उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चंस पर। तो मेरे भाई एक बात आप समझ लीजिए कि आपके सामने दो तरह का टर्म आएगा और इन दोनों टर्म को आपको ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं विद्युत चालकत्व की बात करते हैं मेरे भाई, तो आपको यह चीज ध्यान रखना कि यदि हम विद्युत चालकत्व की अगर हम बात करते हैं, इसको इंग्लिश
इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, ये कंडक्टेंस कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के नाम से हम जानते हैं। ये टर्म मेरे भाई क्लियर आपको होना चाहिए। अगर मेरे भाई विद्युत चालकत्व बोल दिया है, इसका मतलब है इसको हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं, और याद रखना है कि इसके फॉर्मूला जो बनकर के आता है हमारा कितना, तो कहेंगे जी इक्वल टू 1 में आ आएगा। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है 1 में रेजिस्टेंस होता है, ये कंडक्टेंस है ये रेजिस्टेंस है, दोनों का रेसिप्रोकल हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं मेरे भाई कि दूसरा भी टर्म आपको ध्यान रखना, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे करेंगे और आसानी से क्वेश्चंस हमारा हो जाएगा। अगर मेरे भाई यहां पर विद्युत, अगर यहां पर विद्युत चालकता की अगर बात, ये चालकत्व है ये चालकता है मेरे भाई, दोनों टर्म अलग अलग है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर विद्युत चालकता है, यही चीज तो है मेरे भाई कि आपको एकदम प्यार से पढ़ना है और काम करना है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसको यहां पर क्या कहेंगे मेरे भाई, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। आप एक लाइन में आप जान लीजिए कि ये हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं मेरे भाई, और सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या होगा, कहेंगे यहां पर 1 में, यानी कि कंडक्टिविटी 1 में रेसिस्टिविटी होता है, याद रखेंगे। कंडक्टिविटी मेरे भाई किसका, तो कहेंगे कंडक्टिविटी जो होता है हम कहेंगे 1 में रेसिस्टिविटी होता है। इसके लिए मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा, और इसके लिए मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इन दोनों के फॉर्मूले आपको यहां पर दिख रहे होंगे, दोनों का मिला जुला फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन मेरे भाई दोनों चीजें अलग है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा टर्म, ये पहला टर्म आपको ध्यान रखना चाहिए। ये हमारा कंडक्टिविटी, इसको कंडक्टिविटी कहते हैं, ये रेसिस्टिविटी कहलाता है। ये कंडक्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, इसको हम लोग विद्युत चालकता कहते हैं, इसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, इसको हम लोग विद्युत चालकत्व के नाम से हम लोग जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब मेरे भाई जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपको पूछा कि धातु में विद्युत चालकता घटती है, तो धातु में विद्युत चालकता कैसे घटती है, ताप के घटने से घटती है कि ताप के बढ़ने से बढ़ती है कि दाब के बढ़ने से बढ़ती है मेरे भाई, किस पर, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई। यहां पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, और एक चीज और बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि किसी भी धातु के अंदर अगर हम बात करेंगे मेरे भाई कि कंडक्टिविटी को अगर बढ़ाना होता है तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, उसमें डोपिंग करते हैं और डोपिंग करके उसकी कंडक्टिविटी को भी हम लोग बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पर डोपिंग का मामला नहीं है, यहां पर ताप की मामला है मेरे भाई। तो एक चीज आप जानते होंगे, उस चीज पर हम लोग चलते हैं मेरे भाई। एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहला चीज हमारा, जब धातु की बात करें, इस धातु में विद्युत का प्रवाह होता है और इस धातु को हम लोग कंडक्टर मान के चलेंगे। तो यहां पर एक टर्म हम यहां पर बात करते हैं मेरे भाई, कंडक्टर की हम बात करते हैं, और कंडक्टर की जब हम बात करेंगे मेरे भाई तो इस कंडक्टर को हम लोग चालक कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो कंडक्टर हमारा चालक होता है, आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये कहीं ना कहीं हमारा धातु के रूप में ही होता है, ये हमारा धातु ही होता है। अब यहां पर बात आती है मेरे भाई कि जो कंडक्टर हमारा चालक है, हमारा अगर यहां पर धातु है, तो बताइए मेरे भाई इसके रिलेशंस क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जो कंडक्टर हमारा होता है इसके लिए प्रसार गुणांक की अगर हम बात करें, एक एक लाइन पूछता है एग्जाम में, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि क्लियर आपको हर चीज पता होना चाहिए कि प्रसार गुणांक, जिसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं मेरे भाई, ये अल्फा की अगर हम बात करते हैं, प्रसार गुणांक की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए पॉजिटिव अल्फा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि प्रसार गुणांक अल्फा होता है, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब इस कंडक्टर में मेरे भाई तापमान बढ़ाओगे तो ये फैलेगा, तापमान घटाओगे तो सिकुड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रसार गुणांक होता है और प्लस अल्फा होता है। कितना होगा तो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, वो मैटर अलग चीज हमारा करता है। लेकिन मेरे भाई रिलेशंस को समझने का कोशिश कीजिए। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो यहां जो रेजिस्टेंस का हमारा रिलेशंस मिलता है वो हमारा क्या मिलता है, कहेंगे टोटल रेजिस्टेंस जो हमारा होता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और 1 प्लस में हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर 1 प्लस में हमारा यहां पर अल्फा टी हमारा हो जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मूला हम आपको करा रहे हैं मेरे भाई, इस फॉर्मूला को एकदम जहन में बैठा लेना, और इस फॉर्मूला में तुम गौर से देखो मेरे भाई, आपको प्लस अल्फा दिख रहा होगा। ये प्लस अल्फा हमने इसलिए, जो कि हम चालक की बात कर रहे थे, हम धातु की बात कर रहे थे, इसलिए हमने प्लस अल्फा यहां पर लिया है। अब यहां पर मेरे भाई आप ओवरऑल देखिए तो आपको लगेगा कि आपका काम हो जाना है। अगर मेरे भाई हम तापमान को बढ़ाने घटाने की बात करें तो हम मान के चलते हैं इस टेम्परेचर को बढ़ाने की हम बात करते हैं। अब मेरे भाई अगर तापमान को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है, इस टोटल चीज को अगर देखिएगा तो टोटल हमारा कैसे मिला है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिला है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो प्लस चीज बढ़ेगा, जब प्लस चीज किसी भी चीज में बढ़ता है तो टोटल मान अपने आप क्या होगा मेरे भाई, टोटल रेजिस्टेंस का मान हमारा बढ़ जाएगा। ये तो पता चल गया मेरे भाई कि तापमान के बढ़ने से जो टोटल रेजिस्टेंस का मान है मेरे भाई वो बढ़ गया, और जब टोटल रेजिस्टेंस का मान हमारा बढ़ गया मेरे भाई तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो हमारा होता है रेसिस्टिविटी का क्या होता है, कहेंगे यहां पर समानुपाती होता है। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा
तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ा मेरे भाई तो हम कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है इसका मान हमारा घट जाएगा। क्योंकि आप यहां पर रिलेशंस देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई इस रिलेशंस को एकदम ध्यान में रखना है कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता है ये समानुपाती होता है रेसिस्टिविटी का, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप फॉर्मूला में पढ़ते होंगे R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए होता है, इसको कांस्टेंट आप मान लीजिए तो रो हमारा R के बराबर यानी ये समानुपाती होगा। इसलिए ये अगर बढ़ा तो मेरे भाई ये बढ़ गया, और अगर ये बढ़ा तो हम कहेंगे अगर ये मान अगर बढ़ेगा मेरे भाई तो ये मान हमारा घट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो क्वेश्चन मेरे भाई बारीकी से किसी पर भी पूछा जा सकता है। अब आप बताइए मेरे भाई कि विद्युत चालकता का मान अगर घटेगा, अगर इसका मान घटेगा तो जाहिर सी बात है कि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसका मतलब है तापमान के बढ़ने से ऐसा हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपके यहां पे राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर मेरे भाई बी आपके यहां पे करेक्ट हो गए, और आपको इसी रिदम में इसी तरीके से मेरे भाई करना है। हम आपको क्या बोलते हैं, एक एक क्वेश्चंस मेरे भाई आपके लिए है, एक एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है, और पढ़ करके समझ करके काम कीजिएगा, एक एक चीज से रिलेटेड करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। एसिटिलीन के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे मेरे भाई, और एसिटिलीन एक प्रकार का हमारा ज्वलनशील गैस होता है। सबसे पहला चीज तो आपको यह पता होना चाहिए, जिस एसिटिलीन की हम बात करते हैं मेरे भाई, जिस एसिटिलीन की हम बात करते हैं, जिस एसिटिलीन की हम बात करते हैं मेरे भाई, इस एसिटिलीन जिस एसिटिलीन की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या तो मेरे भाई हम कहेंगे यहां पर एसिटिलीन हमारा एक ज्वलनशील गैस होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। ये कैसे गैस है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना ये ज्वलनशील हमारा गैस होता है। और जिस एसिटिलीन गैस की हम बात करते हैं इसका केमिकल फार्मूला हमारा क्या होता है, तो याद रखना मेरे भाई इसका केमिकल फार्मूला C2H2 हमारा होता है। और अगर C2H2 हमारा है तो हम ये कह सकते हैं मेरे भाई कि अगर ये केमिकल फार्मूला हमारा C2H2 है तो हम कहेंगे इसको, अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर को अगर हम देखना चाहते हैं तो 2 कार्बन हम लोग लेंगे, और 2 कार्बन हम लोग ले लिया। अब मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है कि इस दोनों कार्बन से कितने हाइड्रोजन को जोड़ना, तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ना है। इसका मतलब एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ हमारा ये हाइड्रोजन आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई इस कार्बन में कितने, तो कहेंगे कार्बन में वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 पुराना पड़ेगा। अभी तक तो मेरे भाई एक यहां पर हमारा मिला है, हमको क्या करना, तो 4 पूरा करना है। और जब 4 पूरा करने के लिए जाएंगे तो मेरे भाई यहां पर सिंगल बॉन्ड सिर्फ नहीं होगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, यहां पर कितना बॉन्ड बनेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर 3 ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या तो कहेंगे इसका स्ट्रक्चर हमारा बन जाएगा। जो एसिटिलीन हमारा गैस है, ज्वलनशील गैस हमारा होता है, जो ज्वलनशील हमारा गैस होता है उसका स्ट्रक्चर हमारा कहीं ना कहीं यहीं पर आएगा। अब मेरे भाई ये पता चल गया कि एसिटिलीन गैस का स्ट्रक्चर हमारा यहां पर है, और हम सभी लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो एसिटिलीन गैस है उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम कैसे काउंट करते हैं। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए मेरे भाई कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में या फिर किसी के बीच में भी अगर आप सिंगल बॉन्ड अगर देखते हैं मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में, इस सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर मेरे भाई डबल बॉन्ड अगर लिखा हुआ है तो यह बात समझ लेना कि इसमें एक सिग्मा तो होगा ही होगा और एक पाई बॉन्ड भी आ जाएगा। और कहीं पर मेरे भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात होती है तो याद रखना कि इसमें एक सिग्मा के अलावा हमारा 2 गो पाई बॉन्ड भी होगा। तो ये सारी चीजें, ये जो इंफॉर्मेशन हम आपको शेयर करना चाहते हैं, ये सभी के सभी मेरे भाई आपके लिए काम का है। और एक एक इंफॉर्मेशन को मेरे भाई अपने अंदर समा के रखिए, क्योंकि एक एक इंफॉर्मेशन पर क्वेश्चंस है। अब आप देखिए, अगर ये कांसेप्ट पता है तो आप गिनती कर लोगे। आपको कि सर यहां सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड होगा तो कहेंगे सर इसमें तो एक ही सिग्मा होगा। बिल्कुल मेरे भाई इसमें एक ही सिग्मा होगा, इसमें कहीं सोचने समझने की बात नहीं है। जहां जहां सिंगल बॉन्ड दिखेगा वहां वहां एक सिग्मा हो जाएगा। लेकिन सर यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा मेरे भाई तो क्या देख रहे हो, एक सिग्मा के साथ 2 पाई बॉन्ड होगा, यानी कि यहां पर एक सिग्मा होगा और हम कहेंगे यहां 2 पाई बॉन्ड भी हमारा होगा। मेरे भाई अब कहानी खत्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हम लोग देख रहे हैं यहां पर एक, यहां एक, यहां एक, 3 गो सिग्मा बॉन्ड हुआ। इसका मतलब मेरे भाई यहां पर इस कंपाउंड में हम कहेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, कहेंगे यहां पर 3 गो सिग्मा बॉन्ड बना। और साथ ही साथ कितने पाई बॉन्ड दिख रहे हैं मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर हमारा 2 गो पाई बॉन्ड का निर्माण यहां पर हमारा हो गया। तो मेरे भाई 3 गो सिग्मा बॉन्ड बना और हमारा 2 गो पाई बॉन्ड बन गया, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है। तो हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बहुत सभी बच्चों के मन में ये पता ख्याल आता होगा मेरे भाई कि ये तो चलो सर ठीक गया, इसके फॉर्मूला को भी हम जान गए, ये एक ज्वलनशील गैस है इसको भी हम जान गए। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एसिटिलीन पर सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और इससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए।
अगर हम बात करते हैं मेरे भाई इस एसिटिलीन की, अगर हम बात करते हैं यहां पर इस एसिटिलीन गैस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि एसिटिलीन गैस को अगर कोई एब्जॉर्ब करता, कोई अवशोषित करता, तो वो एसीटोन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई, इसी एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करके, जिसको हम लोग C2H2 के नाम से हम लोग जानते हैं, केमिकल फॉर्मूला याद रहना चाहिए, इसी से हम लोग क्या करते हैं, तो फल को पकाया जाता है। तो मेरे भाई फल को, यानी कि फल को पकाने के भी इसका इस्तेमाल करते हैं, फल को पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बात आपको ध्यान रखना, फल को पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि इसका इस्तेमाल और कहां पे करते हैं मेरे भाई, तो गैस वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर गैस वेल्डिंग, वेल्डिंग हमारा क्या, तो दो धातु को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। आप देखते होंगे मेरे भाई कहां पर वेल्डिंग, वेल्डिंग जो की जाती है, लोहा लोहा को जोड़ा जाता है, वहां पर गैस वेल्डिंग की जाती है, वहां पर इसी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और एक चीज ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो एसिटिलीन गैस हमारा C2H2 है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से प्राप्त होता है। वो कैसे प्राप्त होता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई। तो ये कैसे प्राप्त होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। अगर हम यहां पर बात करते हैं ये हमें प्राप्त कैसे होगा, तो आपको ध्यान रखना, आप मार्केट में जाते हैं और आप क्या खरीदते हैं, तो कैल्शियम, यहां पर कैल्शियम कार्बाइड की हम बात करेंगे, CaC2 का निर्माण हम कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड हमारा कार्बेट होता है जो कि मार्केट में आप खरीदते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है, और इस कैल्शियम कार्बाइड में जैसे मेरे भाई इसको पानी की मात्रा मिलती है, जैसे इसको नमी की मात्रा मिलती है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड हमारा नमी के साथ रिएक्शन करेगा और ये हमारा क्या बना लेगा, तो हम कहेंगे यहां पर हमें CaOH2 का निर्माण करेगा, जो कि चूना पानी की तरह हमारा बनेगा। और साथ ही साथ मेरे भाई यहां से जो गैसेस हमारे निकलेंगे वो हमारे क्या निकलेंगे, तो कहेंगे यहां से C2H2 का निर्माण हमारा हो जाएगा। और यही C2H2 हमारा क्या, तो कहेंगे यही हमारा C2H2 जो बन करके आया मेरे भाई, यही हमारा एसिटिलीन गैस हमारा होता है, और यही गैस हमारा प्राप्त होता है। तो आप जब गैस वेल्डिंग वगैरह करते हुए देखते होंगे मेरे भाई, तो उस दौरान में यही रिएक्शन हमारा होता है, और फाइनली हमें क्या प्राप्त होता है, कहेंगे एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। साथ में आप देखते हैं चूना पानी जैसा आपको प्राप्त होता है वहां पर, और ये गैस से हम लोग गैस वेल्डिंग वगैरह कर लेते हैं। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं इस एसिटिलीन गैस का, तो इसका केमिकल फार्मूला के साथ साथ कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, सारा चीज आपको पता होना चाहिए। और एक एक इंफॉर्मेशन, इसका इस्तेमाल कहां पे, तो फल को हम लोग प्राकृतिक कृत्रिम रूप से पकाने के लिए या किसी गैस वेल्डिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं, एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। और एसिटिलीन का फार्मूला क्या होगा, तो हम कहेंगे C2H2 हमारा होगा। कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड होंगे मेरे भाई, इस तरह से आप निकाल सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात मेरे भाई ये भी तुम कह सकते हो कि ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। क्यों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, और जब कभी भी हमारा ट्रिपल बॉन्ड की बात होती है, डबल बॉन्ड की बात होती है मेरे भाई, तो हम यहां पर कह देते हैं ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसको हम लोग कैसा कहेंगे, यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानेंगे, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं, और इसी को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कहता है। सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, और एक एक क्वेश्चंस मेरे भाई आपके जहन में होना चाहिए, और एक एक क्वेश्चंस मेरे भाई इस तरह से आप पढ़िए, आपको बहुत फायदा होगा। मेरे भाई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1000 क्वेश्चन करने से बढ़िया होता है मेरे भाई कि 500 क्वेश्चन को इतना बारीकी से पढ़ो, इतना बारीकी से पढ़ो कि जिंदगी में वो क्वेश्चन कभी सामने आ जाए तो हमसे गलती ना हो, ऐसी तैयारी होनी चाहिए। तैयारी का मतलब ये होता है, तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि 5000 क्वेश्चन सिर्फ बना रहे हैं और गलतियां 1000 हो रही है। तो मेरे भाई मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्यार से पढ़िए, प्यार से सिखाएंगे, हर एक चीज को सिखाएंगे। कहां कौन सी क्या चीज रिलेट करके आ जाएगा वो हमें भी पता नहीं होता है। जब हम पढ़ाने लगते हैं तो अपने आप कुछ भी चीज निकल करके आता है, और बहुत कुछ मेरे भाई हम लोग ऑटोमेटिक सिखा देते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम मेरे भाई तैयार रहना है, और इस तरीके से आपको ये हर एक चीज को यहां पर करना है। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, यहां सिलेक्ट लाइन की हम बात करेंगे। सिलेक्ट लाइन हमारा CaOH2 को ही सिलेक्ट लाइन के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला कह रहे हैं मेरे भाई कि जल की बात करते हैं मेरे भाई, पानी की बात कर रहे हैं, और इस पानी में अल्कोहल की अत्यधिक घुलनशीलता। आप जानते हो मेरे भाई कि शराब की अगर हम बात करते हैं उसको अल्कोहल कह दिया गया, और अत्यधिक अगर घुलनशीलता की अगर बात कही जाती है तो मेरे भाई जाहिर सी बात है कि पानी में, अगर पानी की बात करते हैं तो पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O होता है, और पानी का केमिकल फॉर्मूला अगर H2O होगा तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड मेरे भाई वीक बॉन्ड होता है, वो आसानी से टूट जाता है, और टूटने के बाद उस शराब में, उस अल्कोहल में वो आसानी से घुल जाता है मेरे भाई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि जल में अल्कोहल अत्यधिक घुलनशीलता होती है, घुलनशील होता है, जिसका कारण पूछा गया मेरे भाई। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, अगर जिस H2O की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम लोग मेरे भाई यहां पर वाटर कह दिए, जिसको हम पानी कह दिए, आपको ध्यान रखना है कि इस वाटर की अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई इसमें कौन सी
बॉन्डिंग होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसमें कैसी बॉन्डिंग होगी मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है मेरे भाई, आपको एक लाइन में याद रखना है, ये वीक बॉन्ड हमारा बनाता है। ये कैसा बॉन्ड बनता है, तो कहेंगे वीक बॉन्ड होगा, और जब वीक बॉन्ड होगा तो मेरे भाई आसानी से ये हमारा टूटेगा, और जब टूटेगा तो कैसे टूटेगा मेरे भाई, हम कहेंगे जब टूटेगा तो ये आसानी से टूटेगा H2O, और हम कहेंगे ये H+ में टूटेगा, और साथ ही साथ मेरे भाई OH- में टूटेगा। हम कहेंगे आसानी से ये ब्रेक कर जाएगा, और जब मेरे भाई ये ब्रेक कर जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे कि ये ब्रेक हो गया, हम कहेंगे आसानी से मेरे भाई उस अल्कोहल के अंदर क्या होगा, तो वो घुलनशील हो जाएगा। तो आपको कहना है मेरे भाई ये वीक बॉन्ड के कारण ही आसानी से टूटा है, तो यहां पर कहीं ना कहीं मेरे भाई यहां पर इसकी बॉन्डिंग जो है इतनी वीक होती है, और हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, जो मजबूती होती है, वो काफी कम होती है, और आसानी से मेरे भाई टूट जाता है, और टूटने के कारण हम कहते हैं उसमें घुलनशील हो जाता है। इसलिए जल से हाइड्रोजन बंध के कारण हमारा ऐसा होता है, हम कहेंगे जल से हाइड्रोजन बंधन के कारण ये क्या करता है मेरे भाई, आसानी से उसमें घुल जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यहां कहीं पर भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण नहीं होगा मेरे भाई, यहां पर कहीं भी हम कह सकते हैं कि हमारा यहां पर आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। हम कहेंगे मेरे भाई हाइड्रोजन बंध के कारण हमारा ऐसा पॉसिबल होता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते मेरे भाई, और इसके स्ट्रक्चर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार तो स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक ऑक्सीजन आपको दे रखा है, और कितने हाइड्रोजन को टिकाना है मेरे भाई, तो एक हाइड्रोजन को यहां टिका दीजिए, एक हाइड्रोजन को आप यहां टिका दीजिए मेरे भाई, और इसके बीच में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीजन का हम कहेंगे यहां पर एटॉमिक नंबर कितना होता है, कहेंगे यहां पर 8 होता है, और मेरे भाई अगर देखिएगा तो 2 तो पहले हमारा चला गया, बता कितना, तो 6 बच गया, और 6 को अगर दिखाना होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे जब 6 को दिखाना होगा तो चलो एक इलेक्ट्रॉन यहां है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहां है, तो रेस्ट कहां बचा, रेस्ट हमारे 6, यानी कि 6 में से अगर 2 को यहां पर भाग ले भी लिया तो 4 अभी भी बच रहा है, और 4 को अगर दिखाएंगे इसका मतलब ये लोन पेयर के रूप में यहां पर मौजूद होगा। और कितने लोन पेयर होंगे मेरे भाई, तो 2-2 लोन पेयर होंगे। कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि H2O में कितने लोन पेयर होंगे मेरे भाई, तो लोन पेयर हमारा 2 को बच जाएगा, यानी कि 2 का जोड़ा हमारा होगा, तो लोन पेयर हमारे 2 होंगे। और इसमें कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कि इसके हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल हमारा कितना होगा, तो हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल हमारा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल हमारा कितना होगा, तो हम कहेंगे यहां पर इसके बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, अगर इसके बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारा थीटा के रूप में होता है, और ये बॉन्ड एंगल हमारा कितना होगा, तो आपको बताना होगा मेरे भाई ये हमारा 104, यहां पर 104 आप कह सकते हैं मेरे भाई 104 डिग्री हमारा 5 मिनट के बराबर होता है, यानी कि 105 डिग्री के आसपास हमारा ये होता है। ये बॉन्ड एंगल आपको पता होना चाहिए। इतना होता, कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पूछता है स्ट्रक्चर भी पूछता है, कितने लोन पेयर होंगे वो भी आपसे पूछता है। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक उदासीन परमाणु की बात कही गई है, एक बात मेरे भाई याद रखिएगा कि उदासीन परमाणु अगर कह दी गई है तो उदासीन परमाणु एक ऐसे परमाणु होते हैं मेरे भाई जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या बराबर होता है। यही एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या तीनों बराबर होता है। लेकिन उदासीन को छोड़ करके अगर कोई कैटायन है या फिर कोई एनायन है जिस पर नेगेटिव आयंस है, जिस पर पॉजिटिव आयंस है मेरे भाई, उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं हो सकता परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या के बराबर। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम फोकस करेंगे किस पर, हम सबसे पहले मेरे भाई यहां पर उदासीन पर फोकस करेंगे। और उदासीन परमाणु की अगर बात कही गई है मेरे भाई, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उदासीन परमाणु की अगर बात कही गई है तो यह डेफिनेशन से होता है कि उदासीन परमाणु की जब बात होती है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि इस उदासीन परमाणु के लिए कंडीशंस मेरे भाई काफी इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशंस इसके लिए एकदम काफी इंपॉर्टेंट है। ये कंडीशंस यानी कि ये शर्त काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये शर्त क्या है, क्योंकि इसमें हमारा जो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या होगी मेरे भाई, वही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी और वही हमारा परमाणु संख्या होता है। इस केस में तो मेरे भाई एकदम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस में होता है। और स्पेशल केस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरे भाई ये हमारा उदासीन है, ये हमारा कैसा कहेंगे यहां पर उदासीन है। तो जब कभी भी मेरे भाई आपके सामने में उदासीन परमाणु की बात होती है, जब कभी भी उदासीन परमाणु की बात आती है, तो आप ये मान के चलना कि जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही परमाणु संख्या भी होगी। ये कंडीशंस है, ये शर्त है, ये एकदम होगा ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। लेकिन
पॉजिटिव चार्ज आयन से, किसी कैटायन से, किसी एनायन पर मेरे भाई हम कहेंगे कि परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव आयंस होता है या कोई नेगेटिव आयंस होता है, इसका मतलब है किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और किसी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं मेरे भाई। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये चीज मेरे भाई यहां पर है। अब यहां पर बोला गया कि जब एक उदासीन परमाणु को हम धनायन में परिवर्तित करते हैं, तो आप मेरे भाई यहां पर देख लीजिए कि कोई उदासीन परमाणु है, उसको क्या बना दिया गया मेरे भाई, तो उसको धनायन में परिवर्तित कर दिया गया। इसका मतलब है कि वो धनायन कहने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया गया। किसको बाहर कर दिया मेरे भाई, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन को। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, से मान लेते हैं मेरे भाई हम मैग्नीशियम ले लिए, और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो कहेंगे 12 है मेरे भाई। अगर हम मान लेते हैं कि मैग्नीशियम यहां पर हमारा उदासीन है और ये एक न्यूट्रल हमारा एलिमेंट है, अगर ये उदासीन है तो हम कह सकते हैं मेरे भाई, गर्व से कह सकते हैं, इसमें जितने परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होगी और उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, क्योंकि ये न्यूट्रल है मेरे भाई, हम आसानी से कह सकते हैं। अगर मेरे भाई इसमें कहना होगा कि कितने इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन बनेंगे, किसमें इसमें प्रोटॉन बनेंगे, तो आप यहां से कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन हमारे 12 होंगे। कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन भी हमारा 12 होगा। कितने परमाणु संख्या होंगे मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर परमाणु संख्या की सर अगर बात कर लीजिएगा तो यहां पर परमाणु संख्या भी हमारा कितना हो जाएगा, कहेंगे 12 ही हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ही हम उल्टा कर देते हैं इसको। अगर इस मैग्नीशियम को यहां पर, अगर मेरे भाई यहां पर मैग्नीशियम अगर हम यहां पर +2 कह दिए, आपको मन कर रहा है +1 करने का, आपको मन कर रहा है +4 करने का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरे भाई अगर ये प्लस हमारा हो गया, इसका मतलब मेरे भाई ये धनायन बन गया, हम कहेंगे कैटायन बन गया। अब ऐसी परिस्थिति में मेरे भाई हम कह सकते हैं कि इस मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं, इस मैग्नीशियम की अगर हम बात करेंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा, उस चीज को आप यहां एनालिसिस कर लीजिए। तो मेरे भाई इसमें परिवर्तन किसका होगा, कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन जो हम पहले यहां पर 12 था, ये न्यूट्रल था तो 12 था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे मेरे भाई, तो कहेंगे अब चूंकि मेरे भाई +2 हो गया, अगर किसी पर प्लस आयंस आता है, जितने प्लस आयन उस पर होंगे उतने इलेक्ट्रॉन की उसमें कमी हो जाएगी। अगर न्यूट्रल था तो 12 था, अगर +2 आयन आ गया तो कितने की कमी हो गई, तो +2 की कमी हो गई। इसका मतलब पहले 12 था, अब इलेक्ट्रॉन उसके पास 10 बच जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास 10 रह जाएंगे। दूसरी बात मेरे अगर इसकी परमाणु प्रोटॉनों की संख्या पूछेगा तो कहेंगे सर अभी भी 12 ही रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसके परमाणु संख्या की बात करेगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे परमाणु संख्या में भी कोई अंतर यहां पर नहीं होना है, परमाणु संख्या में भी कोई अंतर नहीं होना है, और वो भी हमारा कितना होगा, कहेंगे 12 ही रहेगा। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। अगर प्लस आयन आएगा तो घटेगा और माइनस आयन आएगा तो बढ़ेगा। जितना प्लस उतना घटेगा, जितना माइनस होगा उतना बढ़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहां पर रिलेट करके और यहां से रिलेट करके मैंने आपको बताया मेरे भाई, इस न्यूट्रल से हमको कैटायन बनना है, इससे ये बनना, तो इलेक्ट्रॉन में कमी हुई है। किस में कमी हुई है मेरे भाई, तो हम कहेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। और जब किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है मेरे भाई, तो उसका आकार छोटा होता है। जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना सेल बड़ा बनेगा, और जितना सेल बड़ा बनेगा मेरे उतना आकार बड़ा होगा। आप ही कह सकते हैं मेरे भाई, आप बता दीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो सेल की कमी होगी। जब सेल की कमी होगी तो आकार छोटा होगा, और अगर आकार छोटा होगा तो उसकी त्रिज्या भी छोटी हो जाएगी। तो मेरे भाई हम कह सकते हैं कि अगर कैटायन बना दिया गया तो ऐसी परिस्थिति में उसका आकार कैसा हो जाएगा, कहेंगे यहां पर छोटा हो जाएगा। एक लाइन में आप कह दीजिए, क्या उसकी परमाणु संख्या मेरे भाई घट गई? बिल्कुल भी नहीं। क्या उसकी परमाणु संख्या बढ़ गई? बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई आप यहां पर देखिए, परमाणु संख्या पहले जितना था उतना ही हमारा है। क्या बदल गया, तो कहेंगे उसका आकार छोटा हो गया। ये चीज सिर्फ बदल गया। ठीक है, तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहां पर उसका आकार कैसा होगा, कहेंगे यहां पर घट गया। ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट होंगे। हमको लग रहा है मेरे भाई ये सब चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई देखते हैं। और आइसोटोन्स की बात कही जा रही है। तो मेरे भाई आइसोटोन्स को आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। दोनों टर्म सेम है और मेरे भाई, और दोनों की फीलिंग्स एक समान होती है, दोनों को समझना भी आपको एक तरीके से है। अगर हम यहां पर आइसोटोन की अगर हम बात करते हैं, आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम यहां पर आइसोटोन की अगर हम बात करते हैं तो इसी आइसोटोन को मेरे भाई आइसोन्यूट्रॉनिक भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसी आइसोटोन को हम लोग आइसोन्यूट्रॉनिक के नाम से भी जानते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक के नाम से भी जानते हैं। तो जिस आइसोटोन की हम बात कर रहे हैं, जिस आइसोटोन की हम बात कर रहे हैं, उसको आइसोन्यूट्रॉनिक भी हम लोग कहते हैं मेरे भाई। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, समझना गौर से। तो यहां पर जो आइसो का मतलब होता है, ये समझ लेना मेरे भाई, आइसो का मतलब हमेशा समझना कि एक समान होता है, दूसरा कुछ भी नहीं समझना है। और न्यूट्रॉनिक का मतलब मेरे
मेरे भाई न्यूट्रॉन की बात हो रही है, न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन की बात हो रही है, आइसो का मतलब एक समान की बात हो रही है, इसका मतलब मेरे भाई यहां पर न्यूट्रॉन की बात हो रही है। इसका मतलब है हम यहां पर कह सकते हैं कि एक समान न्यूट्रॉन की बात हम कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे भाई? तो एक समान न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं, यानी कि न्यूट्रॉन तो हमारा एक समान होगा, चाहे वो आइसोटोन हो गए चाहे आइसोन्यूट्रॉनिक हो, चूंकि दोनों एक ही चीज होता है। तो मेरे भाई आप यहां पर बता दीजिए कि आइसोटोन में क्या होगा? क्या एक समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु संख्या, एक समान परमाणु संख्या किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या, एक समान न्यूट्रॉन होंगे मेरे भाई। एक बात तो क्लियर है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होगी? तो कहेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा एक समान होगा। लेकिन मेरे भाई न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है, लेकिन यहां पर भिन्न परमाणु संख्या होंगे, तथा मेरे भाई द्रव्यमान संख्या की अगर हम बात करेंगे तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा कैसा होगा? कहेंगे हमारा एक समान नहीं, भिन्न भी हो सकता है। तो मेरे भाई एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एक समान क्या होगा? कहेंगे एक समान न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं किसके, तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या की बात अगर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा? कहेंगे भिन्न हो जाएगा। इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट हो जाएंगे। तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई, एक समान न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, कोई भी एलिमेंट आप लेकर के चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम पर आप देख सकते हैं सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो कहेंगे 11 होता है। या फिर मेरे भाई किसी का भी आप ले लीजिए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम ही ले लेते हैं, चलो सोडियम हमारा है, अगर हम इसकी बात करते हैं परमाणु संख्या कितना, तो 11 है, और द्रव्यमान संख्या कितना हमारा 23 हो गया। तो मेरे भाई अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान करनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारा समान कैसे होगा? तो कहेंगे ऐसे ही कुछ एलिमेंट ढूंढने पड़ेंगे जिसमें हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या समान मिलेगा, लेकिन परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों का अलग अलग होगा। और कुछ ऐसे न्यूट्रॉनिक हमारे होते हैं, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होगा मेरे भाई जिसकी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो है मेरे भाई एक समान होगा। तो वैसे तत्व को हम लोग कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक तत्व कहते हैं, या फिर उसी को आइसोटोन्स भी हम लोग कहते हैं। ये बात आप प्लस की हम बात कर लेते हैं, साथ ही प्लस मेरे भाई यहां पर हम मैग्नीशियम 2+ की हम बात कर लेते हैं। मेरे भाई आपको यह बताना है, क्या ये सभी के सभी आइसोन्यूट्रॉनिक है? क्या ये सभी के सभी हमारे आइसोटोनिक है? आप कहेंगे सर सब में न्यूट्रॉनों की संख्या चेक करना पड़ेगा, तो सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो सर इसका 16 होगा। द्रव्यमान संख्या कितना होगा मेरे भाई? तो यहां पर हमारा 16 होगा, लेकिन इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो हमारा कितना? तो 2- की बात कर रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा क्या, तो कहेंगे ज्यादा है। तो मेरे भाई अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो कैसे हम लोग इसको यहां पर वेरीफाई करेंगे? तो अगर हम यहां पर बात करते हैं कि परमाणु संख्या तो सबका क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर परमाणु संख्या कितना, तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 8 ही रहेगा। फ्लोरीन माइनस की बात करें तो 9 1 10 हमारा हो गया। ऐसे नहीं, इसको ऐसे समझिए, कोई भी और एलिमेंट में हमारा ऐसा हो सकता है। छोड़ो, इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर एग्जांपल इसका मिल जाता तो मैं आपको बता देता मेरे भाई, किसके एग्जांपल हमारे क्या हो सकते हैं जिसमें आप यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या को बराबर कर सकते थे। एक मिनट मेरे भाई, आपके एग्जाम्पल का व्यवस्था हम कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल दे करके आपको बता दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, आपके लिए मिल जाए मेरे भाई। देखिए एक एग्जाम्पल मेरे भाई मिला है, उस एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल आइसोटोन्स का, इसी को मैं क्लेरिफाई कर देता हूं। एक एग्जाम्पल मेरे भाई यहां पर है, जैसे कि मान लेते हैं हमारा ऑक्सीजन दे रखा है, और ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं परमाणु संख्या हमारा कितना, तो हम लोग जानते हैं 8 होता है। द्रव्यमान संख्या कितनी? 16 होगा। और दूसरा हमारा क्या, तो कहेंगे यहां पर नाइट्रोजन की हम बात करेंगे, नाइट्रोजन का हमारा 7, और इसके द्रव्यमान संख्या कितने? तो मेरे भाई 15 होता है, 2 गुणों के बराबर। और कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना? तो हम कहेंगे यहां पर 14 हो गया। तो मेरे भाई कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं जिसका द्रव्यमान संख्या 14 भी होता है, आपको ध्यान रखना, इसलिए इन्हें की कंफ्यूज करना उसमें। अब यहां पर मेरे भाई अगर ऐसा लिखा हुआ है तो क्या इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सब में एक समान है? और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर निकालते तो कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिए। अगर इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिल जाएगी? तो कहेंगे 8 मिल
मिल जाएगा। इसमें से मेरे भाई फिर यहां घटा दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 15 में से 7 जाएगा तो हमारा 8 मिल गया। फिर मेरे भाई इसको इसमें से घटा दीजिए, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 8 हो गया। मेरे भाई हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों जो तत्व हमारे सामने में हैं, ये तीनों के तीनों तत्वों की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, और ये तीनों के तीनों जो तत्व हमें दिखाई दे रहा है, ये सभी के सभी हमारे आइसोटोन्स हो गए, ये सभी के सभी हमारे आइसोटोन्स हो गए। तो मेरे भाई आप क्या देख रहे हैं कि सभी का न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है, एक समान न्यूट्रॉन की संख्या है, लेकिन सभी के परमाणु संख्या नीचे वाले वो कहते हैं सभी के परमाणु संख्या और सभी के द्रव्यमान संख्या मेरे भाई क्या है, अलग अलग है। तो आपको लिखा हुआ है कि भिन्न परमाणु संख्या तथा मेरे भाई भिन्न द्रव्यमान संख्या होगा। तो सबका परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान है। ऐसे तत्वों को आइसो न्यूट्रॉनिक कहते हैं, ऐसे तत्वों को आइसोटोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब मेरे भाई ये कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गया होगा, और आज के बाद हमको नहीं लगता है कि इस लैंग्वेज में कभी आप फंस पाओगे। ठीक है, तो इतना चीज आपको ध्यान रखना था, इसीलिए मेरे भाई इन सभी ऑप्शंस को हम काट देंगे और ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे राइट हो जाएगा। आगे चलते मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है और प्रकाश की उपस्थिति में बोला है मेरे भाई, प्रकाश की उपस्थिति में बोला है जो टॉलिन हमारा होता है, टॉलिन हमारा स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, टॉलिन की क्लोरीन से प्रतिक्रिया अगर करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो मेरे भाई एक बात आपको ध्यान रखना कि इससे जो हमें प्राप्त होगा उसको बेंजाइल क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन टॉलिन का मेरे भाई आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर टॉलिन की अगर बात करते हैं तो हमारा साइक्लिक कंपाउंड होता है, और साइक्लिक कंपाउंड कहने वाला मेरे भाई एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। साइक्लिक कंपाउंड यानी कहने वाला एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये चीज अब मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। और जिस एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, जिस एरोमेटिक कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारा यहां पर है, अगर इस एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं मेरे भाई, तो टॉलिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसको आप यहां पर ध्यान रखेंगे। क्योंकि टॉलिन की ही बात कर रहा है तो ये हमारा यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर टॉलिन की बात करेंगे। और मेरे भाई जो टॉलिन का स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारा यहां पर एक मिथाइल ग्रुप हमारा लगा हुआ रहता है, इसको CH3 कहते हैं। अब कह रहा है मेरे भाई कि ये किसके प्रेजेंस में, तो कहेंगे यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर मेरे भाई क्लोरीन के प्रेजेंस में कह रहा है कि क्लोरीन से विक्रिया कराते हैं, यानी कि क्लोरीन से विक्रिया कराते हैं। किसके प्रेजेंस में बोल रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहां पर सूरज के प्रकाश यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी कि मेरे भाई प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम कहेंगे यहां पर सनलाइट का हम यहां पर क्या करते हैं, तो हेल्प ले लेते हैं। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन के साथ किसी टॉलिन का हम रिएक्शन कराते हैं मेरे भाई, तो हमें क्या बनेगा, तो कहेंगे यहां पर बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण होगा। और ये बेंजाइल क्लोराइड हमारा क्या होगा, तो हम कहेंगे कुछ इस तरह से हमारा ये निर्माण होगा, बेंजीन, और फिर हम कहेंगे यहां पर एक CH2 ग्रुप, और इसी से हमारा क्लोरीन अटैच हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे, इसी को हम लोग यहां पर बेंजाइल क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो यहां पर बेंजाइल क्लोराइड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछता है मेरे भाई कि बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो CH2Cl लगा हुआ रहेगा, और ये एरोमेटिक कंपाउंड हमारा साइक्लिक कंपाउंड होगा, इसी को बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। लेकिन किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। आपको ध्यान रखना कि क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्लोरीन अगर हमारा यहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला तत्व होता है, और ये क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और ये क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये CH2Cl का निर्माण कर लेगा, एक हाइड्रोजन हमारा गैस बाहर निकल जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर किसका निर्माण करता है, कहेंगे यहां पर बेंजाइल क्लोराइड का निर्माण करता है। ये बात आपको यहां पर ध्यान रखना। तो ये एक आपका फेमस इक्वेशन है मेरे भाई, और ये एक फेमस चीज इसलिए है क्योंकि कई बार मेरे भाई टॉलिन का स्ट्रक्चर भी पूछा गया है, और कई बार मेरे भाई ये रिलेशंस को भी पूछा गया है, और कई बार कैसे बनता वो भी आपसे पूछा गया है, और ये बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी आपसे पूछा गया क्वेश्चंस में। तो मेरे भाई आप ध्यान रखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा बेंजाइल क्लोराइड ही यहां पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई एक थर्मामीटर की बात अगर करते हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जिस थर्मामीटर की हम बात करते हैं, अगर मेरे भाई इस थर्मामीटर की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा थर्मामीटर यहां पर दिख रहा है, अगर इस थर्मामीटर की हम बात करते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा मेरे भाई कि जिस थर्मोमीटर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिस थर्मोमीटर की हम बात करते हैं मेरे भाई, इस थर्मामीटर में एक पदार्थ हमारा ऐसा भरा होता है जिसको हम कहते हैं कि पाड़ा, जिसको हम कहते हैं मेरे भाई पाड़ा। अगर पाड़ा आपके पास नहीं है, अगर मेरे भाई पाड़ा आपके पास नहीं है, तो पाड़ा के जगह पर गैलिस्टन जैसा पदार्थ को आप भर सकते हैं। गैलिस्टन एक पदार्थ होता है जिसमें गैलियम वगैरह मिक्स होता है, कि इस पाड़ा के जगह पर हम लोग गैलियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि गैलियम जो होता है मेरे भाई, वो गैलिस्टन जो गैलियम वगैरह से बनता है, वो गैलियम हमारा रूम टेम्परेचर से ज्यादा तापमान पर लिक्विड अवस्था में आ जाता है, इसलिए उसको यूज करते हैं। तो मेरे भाई जो पाड़ा है, इस पाड़ा की अगर बात करते हैं तो पाड़ा तो एक प्रकार का हमारा क्या कहेंगे, धातु है। और दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये रूम टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं, जब मेरे भाई यहां पर रूम टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो ये रूम टेम्परेचर पर हमारा कैसा होता है, कहेंगे द्रव अवस्था में पाया जाता
है। रूम टेम्परेचर मेरे भाई ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये बात आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा, इतना बात तो मेरे भाई सभी को पता होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इस पारा का इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर में इसलिए करते हैं, इस थर्मामीटर में पारा को इसलिए भरते हैं मेरे भाई, क्योंकि अगर पारा गर्म होगा, अगर वो हीट लेगा, गर्म होगा, आप बॉडी कांटेक्ट में इसको देते हैं और जैसे इसको बॉडी कांटेक्ट में देते हैं आपके बॉडी से वो हीट लेता है और मेरे भाई उसके अंदर हीट उष्मा को अवशोषण करने की क्षमता होती है और जैसे ही आप उसको बॉडी कांटेक्ट में देते हो वो आपका हीट खींचता है और पारा जैसे ही गर्म होगा तो पारा फैलने लगता है और जब पारा फैलेगा मेरे भाई तो आपके बॉडी में जितना तापमान है वो अपने थर्मामीटर में अपने लंबाई के अनुरूप वो क्या करता है, पैरामीटर को दिखाने लगता है कि आपको कितना बुखार है। तो मेरे भाई हम यहां पर कह सकते हैं ये लिक्विड अवस्था में होगा और हम कहेंगे जैसे जैसे तापमान घटेगा पारा भी घटता है, पारा सिकुड़ता है। हम कहेंगे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे ही पारा फैलेगा। तो मेरे भाई इस पारा के अंदर उसकी प्रसार गुणांक की वैल्यू एक समान रहती है। तो पारा गर्म होने पर मेरे भाई फैलेगा और ठंडा होने पर क्या होगा, कहेंगे यहां पर सिकुड़ता है। तो आपको ध्यान रखना कि थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का हम लोग उपयोग करते हैं, आवश्यक होता है, जो मेरे भाई क्या होगा, हम गर्म या ठंडा करने की अगर बात करेंगे तो इन दोनों परिस्थिति में उसमें क्या होगा मेरे भाई, समान परिवर्तन होगा, यानी कि समान एक्सपेंशन होगा, वो समान फैलेगा। लेकिन अगर आपके पास थर्मामीटर में मेरे भाई पारा का ऑप्शन नहीं है, अगर मान लेते हैं कि यहां पर पारा नहीं है, तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है गैलिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो गैलिस्टन हमारा बन करके आता है मेरे भाई, इसमें गैलियम वगैरह हमारा पाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो गैलिस्टन भी हमारा पदार्थ होता है, लेकिन आपको याद रखना है हमारे रूम टेम्परेचर से ज्यादा तापमान पर ये हमारा द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया मेरे भाई, इसके बाद रीजनिंग की क्लासेस आपकी होनी है, लेकिन आपको हम बता देना चाहते हैं आज हम इतने ही क्लास क्वेश्चन करके अभी छोड़ देंगे, लेकिन ये क्लासेस आपको डेली 6:30 बजे लाइव आना है और हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराएं। आज थोड़ा सा मेरे भाई सब कुछ में लेट हो गया, लेकिन कल से 6:30 बजे आप सभी लोग लाइव आइएगा, 6:30 बजे से लगातार क्लासेस आपको चलेगा। ये क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डलवा देते हैं और यही क्वेश्चन 40 क्वेश्चन का पहले हम डिस्कशन कराएंगे, आप इसको निकाल भी सकते हैं और ये अभी तुरंत हम इसको अपलोड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, मिलते हैं हम लोग फिर कब, हम लोग कल मिलेंगे 6:30 बजे, आप लाइव आइए, फिर साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी को देखेंगे।